Hello students, today we are going to study an extension of the consumption function. In last one or two lectures we have been studying about consumption function. So today's lecture children, I am going to teach you what is the meaning of savings function. Savings as well as consumption are both a part of income. So चलो हमारा इनकम ये तय करता है कि हम लोग कितना कंजम्पशन करते हैं, हमारा इनकम ये तय करेगा कि हम लोग कितना पैसा सेव करते हैं. सो दे से दैट सेविंग फंक्शन इज अ काउंटर पार्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन. सो दे बोथ टुगेदर डिटरमाइन व्हाट इज कॉल्ड एज द एंटायर इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. राइट नाउ वी ऑल आर अवेयर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. मेरा एक इनकम रहता है, चलो मेरा एक एक्सपेंडिचर रहता है. अच्छा, दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसको आप क्या नाम देते हो? सेविंग्स. कि अगर मैंने 100 रुपीज़ कमाए हैं और अगर मैंने 80 रुपये खर्च किए हैं तो ये जो 20 रुपीज़ रहते हैं मेरे पास, दैट विल बी नोन एज द सेविंग्स चिल्ड्रन. ओके, सो वी जस्ट गोइंग टू एनालाइज ऑल दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. ठीक है. अच्छा, सो इन योर डायग्राम एज यू कैन सी इट, एक्स एक्सिस, what is being shown here children? On the x-axis we are showing the income, okay, and on the y-axis we are going to show the consumption and savings. तो ये आपका खर्चा है और ये आपकी बचत है और ये आपने कमाया हुआ पैसा है. This is your x-axis children and this is your y-axis. So सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट लेक्चर तक हमने जो कंजम्पशन फंक्शन का लाइन पढ़ा था उसको जरा देख लेते कि वो लाइन होता कैसे. So before we derive a particular diagram, we start from the origin, and the curve which starts from the origin children is basically termed as income consumption line, right? It's also called a 45-degree line. ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ येलो लाइन आपको दिख रहा है बच्चों लोग, उस लाइन के सामने क्या लिखा हुआ है? That C is equal to Y. मतलब at every point on this line your consumption and your income would always remain the same. किसी भी पॉइंट पे जाओ आप तो आपका खर्चा और आपका इनकम हमेशा सेम होता है. सो देयर आर नो सेविंग्स, देयर आर नो डिस सेविंग्स. दैट मीन्स योर इनकम वुड एग्जैक्टली मैच विथ योर एक्सपेंडिचर, राइट? अच्छा, बट वी ऑल नो दैट आवर कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. चलो हमारा कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता है. तो इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन कर्व विल ऑलवेज स्टार्ट अबव जीरो. कंजम्पशन कर्व चलो जीरो के ऊपर से स्टार्ट करेगा हमेशा. तो ये जीरो है तो आपका कंजम्पशन कर्व, ये देखो ये सी पॉइंट है चिल्ड्रन, यहाँ से आपका कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे डिमिनिश होते हुए कंजम्पशन कर्व जो है वो आगे जाता रहेगा और ये बन गया अपना सी कर्व. अच्छा, अभी आप ये दोनों भी येलो लाइंस को थोड़ा एनालाइज करोगे, राइट? एक को हम लोग इनकम लाइन बोलते हैं और एक को हम लोग कंजम्पशन लाइन बोलते हैं. सो पॉइंट ए, कैन यू स्पॉट द पॉइंट ए इन द डायग्राम चिल्ड्रन? ए पॉइंट दिख रहा है आपको? यस, ये रहेगा आपका पॉइंट ए. तो पॉइंट ए से पहले अगर आप देखोगे, बिफोर पॉइंट ए, जब आपका इनकम लेवल कितना रहेगा? ओ से लेकर y0 तक. तो यू नो दैट कि एट एवरी पॉइंट योर कंजम्पशन वाला कर्व इज अबव एंड योर इनकम वाला कर्व इज बिलो. इनडायरेक्टली चिल्ड्रन कैन वी से लाइक दिस दैट योर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन योर इनकम. कब तक? लेकिन पॉइंट ए तक कंजम्पशन विल ऑलवेज बी मोर देन इनकम. सो दिस डिनोट्स चिल्ड्रन व्हाट इज नोन एज डिस सेविंग्स. ये जो पूरा गैप दिखता है आपको यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे, ये क्या होता है बच्चों लोग? डिस सेविंग्स. डिस सेविंग्स का मतलब आपका इनकम जीरो है फिर भी आपका खर्चा हो रहा है, इसका मतलब आपने किसी से पैसा बोरो किया रहेगा. सो दे आर द काइंड ऑफ बोरोइंग्स दैट वी हैव, राइट? अच्छा, जैसे ही आपका इनकम ओ से लेकर y0 लेवल पे पहुंचेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉइंट ए पे आपका कंजम्पशन कर्व और आपका इनकम कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. क्या करें? इंटरसेक्ट. नाउ एज दे इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का दूसरा मतलब क्या होता है? चलो कि बोथ हैव बिकम इक्वल, दोनों सेम हो गए.
अच्छा, now when they have become same, what does it mean children? कि your income is exactly equal to your consumption. मतलब आपके सेविंग्स कितने हो गए? 0. आपके बोरोइंग्स भी कितने हो गए? 0. यानी आप ब्रेक इवन पे पहुंच गए, आपका प्रॉफिट भी नहीं है, आपका लॉस भी नहीं है. अच्छा, इसके आगे अगर इनकम बढ़ेगा बच्चों लोग, इफ योर इनकम राइजेस बियॉन्ड y0, तो व्हाट हैपेंस हियर? बियॉन्ड पॉइंट A, योर कंजम्पशन कर्व इज बिलो एंड योर इनकम कर्व लाइज अबव. आपका इनकम कर्व ऊपर चला गया है और आपका जो कंजम्पशन कर्व है वो नीचे है. इसका मतलब आपका इनकम ज़्यादा है और आप खर्चा कम कर रहे हो. तो इसमें से जो गैप निकलेगा बच्चों लोग, उसको हम लोग एक दूसरा नाम देने वाले. क्या? वी विल कॉल दिस पर्टिकुलर गैप एज सेविंग्स. सो जस्ट कैन यू स्पॉट द गैप चिल्ड्रन? यस. तो इधर 0 सेविंग्स था, इधर डिस सेविंग्स होता है और यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग्स होते हैं, राइट? तो डिड यू जस्ट फाइंड आउट लाइक नो दिस बाउंड्री लाइन, जब आपका इनकम O से लेकर Y0 होगा तो नो सेविंग्स. अच्छा, Y0 से कम होगा तो डिस सेविंग्स, और Y0 से ज़्यादा कमाओगे तो पॉजिटिव सेविंग्स. अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू चिल्ड्रन, कि ये वाले डायग्राम में हमने जितना भी सेविंग्स देखा है, इधर डिस सेविंग्स दिख रहा है. डिस सेविंग्स को दूसरा नाम क्या हो सकता है बच्चों लोग? इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव सेविंग्स, राइट? और सेविंग्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सेविंग्स होते हैं. तो अभी हम लोग बच्चों लोग ये जो सेविंग्स है उसके लिए एक अलग से कर्व ड्रॉ करेंगे. अब तक हमने सेविंग्स का कर्व ड्रॉ नहीं किया था. सो व्हेन यू ड्रॉ द सेविंग्स कर्व, व्हाट काइंड ऑफ कर्व विल इट बी? जस्ट हैव अ लुक. सो Y0 पे मैंने आपको बोला था बच्चों लोग कि आपका सेविंग 0 होता है, तो आपका सेविंग्स कर्व यहाँ पे स्टार्ट होगा. ओके, Y0 से ज़्यादा इनकम आएगा तो आपका सेविंग्स का कर्व बच्चों लोग पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहेगा. ये देख सकते हो आप, ये पॉजिटिव सेविंग्स है आपके. लेकिन जब आप Y0 से कम पैसा कमाओगे तो आपका सेविंग्स का कर्व बच्चों लोग सडनली नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला गया है. कहाँ पे चला गया है? नेगेटिव. तो SS is the savings curve which intersects the x-axis at point Y0 where your savings are 0. अच्छा, if your income is Y0 and less, तो समझ आने का बच्चों लोग कि आपके पास कुछ सेविंग्स तो है नहीं, प्लस आपने किसी से पैसा उधार लिया रहेगा. ये बच्चों लोग जो पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपने बोरो किया हुआ पैसा होता है. इधर का सेविंग्स आपको इधर दिख रहा है, राइट? अच्छा, अगर आपका इनकम बच्चों लोग Y0 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होता है? आपका सेविंग्स पॉजिटिव में दिखेगा क्योंकि आपका इनकम ज़्यादा है और आपका खर्चा कम है. तो बच्चों लोग द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सप्लाई कर्व एंड एक्स एक्सिस विल एक्चुअली ट्राई टू टेल यू कि व्हाट आर योर एग्जैक्ट सेविंग्स. बच्चों लोग ये आपके सेविंग्स है, सेविंग्स. तो नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज वन थिंग चिल्ड्रन, कि देयर इज नथिंग सो मच डिफरेंट इन दिस और नॉट मच ऑफ डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि हमने जो कंजम्पशन फंक्शन में डायग्राम पढ़ा था उसी डायग्राम को यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, और उसी डायग्राम में से मैंने आपको एक एक्स्ट्रा कर्व बना के दिखाया हुआ है, और उस कर्व का नाम होता है बच्चों लोग सेविंग्स कर्व. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज द सेविंग्स फंक्शन. मतलब क्या कि जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका खर्चा बढ़ता है. अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम आपका सेविंग्स भी बढ़ता रहेगा. ओके, सो लेट्स सी व्हाट दे ट्राई टू से इन द एक्सप्लेनेशन. द कर्व SS इज द सेविंग कर्व. क्या बोला है? SS इज द सेविंग्स कर्व. अच्छा, एट OY0 इनकम, मतलब O से लेकर Y0 इनकम, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम एंड सेविंग्स इज 0. आप देख सकते हो कंजम्पशन और इनकम का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, इसका मतलब आपका सेविंग्स कितना हो गया बच्चों लोग? 0. सो सेविंग्स विल बी 0. अच्छा, जब इनकम OY0 से भी कम रहेगा, लोअर देन OY0, OY0 से भी कम, तो यहां पे क्या होगा बच्चों लोग? कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम एंड इट विल बी फिनेंस्ड बाय डिस सेविंग्स. डिस सेविंग्स मतलब बच्चों लोग बोरोइंग्स. Y0 से कम अगर इनकम रहेगा तो आपका खर्चा ज़्यादा है, आपका इनकम कम है, तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी से पैसा बोरो करके फिर वो सेविंग्स को या फिर डिस सेविंग्स को फिनेंस करोगे. हाँ,
But if your income is higher than OY0, when your income is higher than OY0, तो क्या होगा बच्चों लोग? सडनली आपको एक्सपीरियंस होता है कि आज फार एज कंजम्पशन से तुम्हारा इनकम ज्यादा है, सो कंजम्पशन इज लोअर देन इनकम एंड पोर्शन ऑफ इनकम नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड. आपने जो पैसा खर्च नहीं किया वो क्या हो गया बच्चों लोग? सेव हो गया पैसा. अच्छा, इसको एग्जैक्टली कैसे दिखाने का? तो इट इज शोन बाय द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड द कंजम्पशन कर्व, और by the vertical distance between x axis and the SS curve. तो देखो बच्चों लोग, यहाँ पे आपको अगर सेविंग्स दिखने हैं तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे बच्चों लोग कंजम्पशन और इनकम कर्व के बीच में वर्टिकल गैप देखो, ये सेविंग्स है. नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हो, सेविंग्स कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो गैप दिख रहा है बच्चों, ब्रेस ब्रैकेट, ये भी क्या है? आपके सेविंग्स होते हैं. सो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 45 डिग्री लाइन एंड कंजम्पशन कर्व, या फिर द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेविंग्स कर्व एंड एक्स एक्सिस represents what's known as savings. Okay, so children, it is actually a very simple diagram we can say. मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जैसे ही हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बच्चों लोग, we had what is called as average propensity to consume. In a similar way children, we also have what is called average propensity to save. Average propensity to consume क्या होता है पता है आपको? क्या? कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम. ये देखो फॉर्मूला है, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम. तो इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन, व्हाट विल बी एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम. मेरा इतना इनकम है और मैंने उसमें से इतना पैसा सेव करके रखा है, तो ये जो इसका रेशियो बनता है बच्चों लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. और देखो अभी हमने क्या किया बच्चों लोग, अपने इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. थोड़ा पैसा हमने खर्च किया, थोड़ा पैसा हमने बचा के रखा, तो आपने उसको डिवाइड किया है ना. तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो आएगा वो ऑब्वियसली 1 होगा. सो इफ आई टेल यू लाइक दिस चिल्ड्रन, एपीएस और एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. और 1 का मतलब बच्चों लोग यहाँ पे क्या होता है? इट्स नथिंग बट 100%. आपने अपने इनकम को 80% खर्च किया, 20% सेव किया. अभी 80% जब 20% आप ऐड करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली 100% आएगा. सो 100% कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.1. ओके, तो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1. सो चिल्ड्रन, व्हाट विल बी एपीसी का फॉर्मूला? 1 माइनस एपीएस. अच्छा, एपीएस का फॉर्मूला क्या आएगा? 1 माइनस एपीसी. तो आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो बच्चों लोग यहाँ पे. अच्छा, तो जैसे बच्चों लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स होते हैं. इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स होते हैं. सो व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है बच्चों लोग चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या आएगा? चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम. एवरेज में और मार्जिनल में बच्चों लोग सिर्फ वही फर्क है कि एवरेज में हम लोग डायरेक्टली कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करते हैं, डायरेक्टली हम लोग सेविंग्स को इनकम से डिवाइड करते हैं. लेकिन जब आप मार्जिनल वर्ड आएगा तो हम लोग और एक वर्ड यूज करते होता है चेंज, कि जब इनकम इतने से बदला और कंजम्पशन इतने से बदला तो उन दोनों का रेशियो क्या. और यहां पे भी ध्यान रखना बच्चों लोग कि m जैसे एपीसी और एपीएस इज इक्वल टू 1. इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन, योर एमपीसी एंड एमपीएस मस्ट ऐड टू 1. तो एमपीसी माइनस 1 माइनस एमपीसी, और इट्स एक्चुअली लाइक दिस, MPS is equal to 1 minus MPC. अच्छा, अगर MPC पॉजिटिव है बट इट इज लेस देन 1, हाँ तो MPS मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव बट इट शुड बी लेस देन 1. ये कभी 1 नहीं होते हैं. और जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज होगा बच्चों लोग स्टेडीली, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मस्ट इंक्रीज एज इनकम
राइजेस, क्योंकि एक कम होगा तो चलो दूसरे को बढ़ना है, क्योंकि दोनों को मिला के टोटल हमेशा कितना होता है, 1 होता है. सिमिलरली इफ द एमपीसी डिक्रीजेस स्टेडीली एज इनकम राइजेस, दोज रेशियोज आर एड टू 1 एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम. और कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इट मीन्स दैट एपीएस इज ऑलवेज लेस देन एमपीएस. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से हमेशा कम होता है. नाउ दिस इक्वेशन चिल्ड्रन, जब मैं आपको एग्जाम से पहले कुछ सम्स वगैरह पढ़ाऊंगा कि सम्स कैसे सॉल्व होते हैं इसके, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, कुछ इक्वेशंस आते हैं. अभी नेक्स्ट वाला जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसमें भी कुछ सम्स आएंगे और उसमें हम लोग फिर से ये एपीएस, एमपीसी, ये इक्वेशंस मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से. और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको वैल्यूज कैसे डिराइव कर सकते हैं, हाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द डिफरेंट वैल्यूज एंड विल बी एबल टू सॉल्व आउट सर्टेन सम्स आल्सो माइट बी चिल्ड्रन. ओके, तो अभी बच्चों ये वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. वी स्टडीड अबाउट कंजम्पशन फंक्शन. उसके अंदर 2 कंजम्पशन फंक्शन से, इफ यू रिमेंबर, कौन से, लीनियर और नॉन लीनियर, बोथ वर गिवन बाय केन्स. एंड टुडे व्हाट डिड आई टीच यू चिल्ड्रन, आई टॉट यू अबाउट द सेविंग्स फंक्शन. क्या सिखाया, सेविंग फंक्शन. तो बच्चों अभी इसमें से 2 थियरी आंसर्स आर लेफ्ट आउट, assumptions of Keynes consumption function, and then we have got factors affecting consumption function. कि हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. हम लोग कितना पैसा सेव करके रखेंगे, ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, सो विद दैट when we will complete out with those factors that are there are so many points that we are going to analyze there. और इसके साथ में बच्चों फिर ये अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा. कौन सा, 7th वाला चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन फंक्शन. देन चिल्ड्रन विल आल्सो हैव इन्वेस्टमेंट फंक्शन वाला चैप्टर आएगा. ओके, देन वी गॉट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, केन्स theory of or liquidity preference, theory of interest, all those topics will be coming up. और अगर स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स खत्म होते हैं चिल्ड्रन, it will be more than 50% portion we are covering. It was almost like 17 different chapters that we are going to analyze here, right? Inflation पे जाके हम लोग खत्म होते. So I just don't want to confuse you with the theory answer from this, and since my health is not a bit okay, I'll meet you in another lecture children, जहाँ पे मैं आपको theory answer explain करूँगा. वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है. And then we will wind up this topic in the coming lecture, और फिर हम लोग will move towards the next chapter. So that's all for today children. Thank you very much. Bye everyone. Take care. See you in the next lecture.